वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ये हमारा रहेगा चैप्टर 5 का पार्ट 2, जिसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हम उसके आगे को पढ़ेंगे जो हमने अभी तक कवर किया है। सो आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट करो, हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। ठीक है, एक फैक्ट दे रखा है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ था कि जो एम्परर था नेपोलियन 3, उसके बटन्स जो थे ना, वो बटन्स जैसे हम शर्ट में बटन लगाते हैं ना, और वो यूज करता था, वो मतलब पहनता था बटन्स को एंड हुक्स को ऑन इज क्लॉथ्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, एंड एल्यूमिनियम के बटन्स थे उसके कपड़े पे। एंड सर्व्ड फूड टू हिज मोर इलस्ट्रियस गेस्ट इन द एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, और अपने मेहमानों को खाना वो एल्यूमिनियम के थाली बर्तनों वगैरह में खिलाता था। एंड द लेस ऑनरेबल वंस वर सर्व्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर, जो कम, जिनको कम सम्मान दिया जाता था उनको सोने और चांदी में खिलवाता था। So 30 years after this incident, aluminium bowls were most common with the beggars in Paris. 30 साल बाद क्या हुआ, जो एल्यूमिनियम के कटोरे थे वो भिखारियों के एकदम कॉमन चीज हो गई। खैर, अब पढ़ते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। माइका, माइका क्या है? एक नॉन मेटल है, यानी कि धातु नहीं है, अधात्विक है, अधातु है। तो माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। ये स्प्लिट होती है इजिली इनटू थिन शीट्स में बढ़ जाती है। दीज शीट्स कैन बी सो थिन दैट अ थाउजेंड्स कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका शीट ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर हाई। एक कुछ सेंटीमीटर हाई से हम थाउजेंड्स ऑफ लेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, काट काट के कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 करके हजारों लेयर हम काट सकते हैं। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन, किसी भी कलर की हो सकती है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इसका पावर लॉस फैक्टर बहुत कम है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। ठीक, तो माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रीज। हम माइका को यूज करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, क्यों? एज अ रेजिस्टेंस। कि हमको मान लो इस वायर में हो रही है 100 वोल्टेज की धारा, करंट यहाँ से इधर के लिए, हमारे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है 20 वोल्टेज, तो हमें 80 वोल्टेज को रोकना पड़ेगा। उसके लिए बीच में लगा देंगे माइका का बना हुआ फ्यूज। ठीक, वो रजिस्ट कर लेगा, 80 वोल्टेज की कैपेसिटी होगी उसकी, वो रजिस्ट कर लेगा, पहुंचेगा इसके पास 20, तो हमारा उपकरण सेफ रहेगा। ऐसे माइका डिपॉजिट आर फाउंड इन द नदर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, कोडरमा में मिलते हैं, गया, हजीराबाग, हजारीबाग सॉरी, जो कि झारखंड का बेल्ट है, इज द लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, कोडरमा और ये सब छोटा नागपुर प्लेटू। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अंडर अराउंड अजमेर के आसपास में है, राजस्थान में। नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्रा, आंध्रा का नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट वहां पे होता है, ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। ओके, यहाँ पे रॉक एंड मिनरल्स का नाम दे रखा कि लाइमस्टोन इज फाउंड, लाइमस्टोन हमारा एक रॉक मिनरल है, इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स के साथ मिलता है, कंपोज्ड ऑफ, इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनती है हमारी, फिर सेडिमेंट्री, और फिर होता है मेटामार्फिक। ये मैं आपको पुराने पिछले ज्योग्राफी के चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक है, इग्नियस जो सबसे पहले फॉर्म होती है, जब वो टूटती है तो सेडिमेंट्री, जब डिपॉजिट होता है सेडिमेंट्री होता है, जब ये भी करता है तो मेटामॉर्फिक, और जब ये भी करता है तो फिर से इग्नियस होता है। तो ये एक साइकिल है, रॉक साइकिल। तो इसको मैं पिछले ज्योग्राफी के चैप्टर्स में कवर करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, so it is found in sedimentary rocks of most geological formations. Limestone is the basic raw material for the cement industry के लिए basic material है, very important, and essential for smelting iron ore in the blast furnace. हम जब लोहा निकालते हैं ना, लोहा जहाँ से भी कच्चा लोहा निकालते हैं, तो वहां पर जो हमारे माइंस वगैरह होती है उसमें हम ब्लास्ट करते हैं, तो वो इसी से करते हैं। ठीक, माइनिंग हजार्ड्स का यहाँ पे देखा कि हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ द माइंस मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू, कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ माइनर्स, जो माइन में काम करते हैं, एंड द एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे लिए, जो इजी रहता है मिनरल्स निकलने के बाद। तो बता रहा है कि द डस्ट, जो धूल होती है, एंड नॉक्सियस फ्यूम्स जो होते हैं, धुएं, इनहेल्ड बाय माइंस
मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीज। तो वर्क में वहाँ पे काम करते हैं वर्कर्स होते हैं, उनको पल्मोनरी डिजीज जो आती हैं हार्ट की, द रिस्क ऑफ कोलेप्सिंग माइन रूफ्स, कई बार उनकी खोखले कर देता है ना, जैसे रेड होल बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है बताओ, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ले, तो वो कोलेप्स होने का डर रहता है। इन्यूडेशन एंड फायर हो सकती है, कलामिटी कोल माइंस में आर अ कांस्टेंट थ्रेट टू माइन है। द वाटर रिसोर्स इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग की वजह से पानी खराब हो जाता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, जमीन खराब होती है, मिट्टी खराब होती है, एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक, ये न्यूज़पेपर से मुझे लगा कि झरिया टू भी शिफ्टेड, झरिया में क्या क्या प्रॉब्लम थी उस वजह से इसको शिफ्ट किया जाता था। तो स्ट्राइकर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ environmental laws are essential to prevent mining from becoming a killer industry. Mining can be a killer industry अगर हमने इसको prevent नहीं किया, इसको हमने properly वो नहीं किया तो। बता रहे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, तो हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। हम सब अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का डिपेंडेंस है स्ट्रांगली किस पे है, हमारे मिनरल्स पे है, मिनरल डिपॉजिट्स पे, एंड द सब्सटेंस जो उसके सब्सटेंस मतलब जो भी पदार्थ हैं फॉर्म मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम, मिनरल से जो पदार्थ फॉर्म होते हैं उन पे हम डिपेंड करते हैं। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन। टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल का डिपॉजिट का क्या है, एक बहुत ज़्यादा मतलब साधारण काम नहीं है। 1% ऑफ द अर्थ का क्रस्ट क्या है, मिनरल्स का ही है जो बता रहे हैं। सो वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल्स रिसोर्स रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड एंड कंसंट्रेटेड, जो करोड़ों सालों लाखों सालों में बने हैं उसको हम कुछ सालों में खत्म कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। So the geological process of mineral formation are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption। मतलब जितनी स्पीड से हम खपत कर रहे हैं, उसका खर्च कर रहे हैं, और जितनी बन रहा है तो वो बहुत कम है जितनी स्पीड से हम खत्म कर रहे हैं। जैसे कि एक टंकी है, ये मोटर है, यहाँ से पानी चढ़ा रहा है, यहाँ से एक पाइप से पानी चढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 पाइप हैं, ऐसे 100 पाइप हैं, इससे पानी निकल रहा है, तो समझ रहे हो क्या होगा। सो मिनरल्स रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल रिसोर्सेज हमारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं, फाइनाइट है मतलब कि निश्चित है। रिच मनी मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजीशंस हैं। Continued extraction of ores leads to increased cost as mineral extraction comes from greater depth along with decrease in quality। जितना नीचे आओगे उतनी क्वालिटी खराब होती जाएगी और हमारा कंजम्पशन और खर्चा ज़्यादा होगा। So the a concerted effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner। ये हमारे वाटर के रिगार्डिंग में दिया गया है। Improved technology need to be constantly evolved to allow us of low grade ores at low cost पे। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल को रिसाइकिल करो, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्सटीट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, ये सब बता रखा है। एनर्जी रिसोर्सेज बात करते हैं तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, इट इज नीडेड टू कुक, provide light and heat to propel vehicles and to drive machinery in industries। तो एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स, कौन कौन से, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। Energy resources can be classified as conventional and non-conventional sources। ठीक, energy resources can be classified as conventional and non-conventional sources। ठीक, तो conventional sources क्या हो सकते हैं, जो easily available हो, नॉन कन्वेंशनल मतलब जो easily वो नहीं एक्सेसिबल। देखो, तो कन्वेंशनल सोर्सेस इंक्लूड फायरवुड, लकड़ी से, जंगल की जो लकड़ी उससे हम आग जला लेते हैं, केटल डंग, गोबर मतलब उपले, ठीक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी जो कि हाइडल और थर्मल यानी कि कोयले वाली, ये है हमारे कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है, सोर्स इंक्लूड जो कभी खर्च नहीं होते हैं, ठीक, सोलर, विंड, टाइड, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। ओके, ये है हमारे नॉन कन्वेंशनल जो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन ऊपर वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा बता रहे। Firewood and cattle dung cakes are most common in rural India। According to one estimate, more than 70% energy requirement in rural households में जो भी होती है, तो ये हमारे काव डंग और
फायरवुड, लकड़ी की आग से होता है. So continuation of these is the increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. Forest area decrease हो रहा है, उस वजह से इनको मिलना मुश्किल हो रहा है. Moreover, using dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture. जैसे कि बता रहे हैं गोबर हमारा एक नेचुरल हो सकता है ना फर्टिलाइजर, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा शेव कर रहे हैं, तो हम उसके केक वगैरह कम बना रहे हैं, तो मतलब वो एक प्रॉब्लम बता रहे हैं. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है? कोयला. अब कोयला क्या है? इन इंडिया कोल इज द मोस्ट एबंडेंटली, भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है. ये प्रोवाइड करता है सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशन एनर्जी नीड्स को. ठीक. इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirements. As you are already aware that coal is formed due to the compression of plant material over millions of years. जमीन के नीचे पेड़ पौधे दब गए, उन पे दबाव पड़ रहा है, अभी वो कोयला बन गए. Coal therefore is found in a variety of forms depending on the degree of compression and the depth and time of burial. क्या टाइम है, कब दफन हुआ था, कितना गहराई पे, उससे पे डिपेंड करता है उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी सब. सो डिगिंग प्लांट्स इन स्वैम्स प्रोड्यूस पीट, ये एक टाइप है विच हैज अ लो कार्बन. पीट वाले कोयला जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है एंड हाई मॉइस्चर होता है, कंटेन करता है एंड लो हीटिंग कैपेसिटी होती है. लिग्नाइट इज लो ग्रेड ब्राउन कोल which is so soft with high moisture content. The principal lignite reserves are in navally in Tamil Nadu and are used for generation of electricity. Lignite use करते हैं. Coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bituminous coal. ठीक. Bituminous coal and it is the most popular coal is commercial use के लिए सबसे ज़्यादा है bituminous type का. Metallurgical coal is high grade bituminous coal which has a special value for smelting iron in blast furnaces. एंथ्रासाइड इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोर. अभी देखो बस क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा. सो व्हाट आर द नेम्स, व्हाट आर द लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल आर देयर. ठीक. तो जैसे कि कोल के बारे में अगर आपको बताऊं, चार टाइप का होता है. सबसे पहले एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट. सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होती है. ठीक. सबसे अच्छा ये मिलता है, बट हमारे इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पाया नहीं जाता. ये कहाँ मिलता है? JNK वगैरह के कुछ पोर्शन मिलता है और थोड़ा बहुत नीचे मिलता है, बाकी नहीं मिलता. ठीक. बट इंडिया में हम सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं बिटुमिनस पे. ठीक है. तो मैक्सिमम यूज़ हम इसको करते हैं इंडिया में. हमारा सारी फैक्ट्री सब पे डिपेंड करती है बिटुमिनस कोयला पे. लिग्नाइट है एक वेराइटी, और पीट, इसमें कार्बन की जो परसेंटेज रहती है वो बहुत लो रहती है. ठीक. इसमें मॉइस्चर होता है, यानी कि ये थोड़ा सा गीला होता है. सेम विद दिस, ये भी मॉइस्चर को रिटेन करता है. ठीक. इसकी जलने की कैपेसिटी कम होती है, इनकी हीट कम देता है. ओके. यही था हमारा. हाँ, ये है हमारा ब्राउन कोल, भूरा कोयला. बट कौन सी ग्रेड है? लो ग्रेड है. ठीक. और ये है ब्राउन कोल, ये हाई ग्रेड है, अच्छा वाला है, क्योंकि इंडिया में नहीं मिलता, बहुत कम मिलता. सो इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, नेमली गोंडवाना जो कि 200 साल पुरानी है इन एज एंड 200 लाख साल, एंड लिटिल ओवर टेरिटरी डिपॉजिट्स विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ठीक. एंड द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में है. ठीक है. झारखंड में है झरिया, रानीगंज, बोकारो और इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स हैं. दी गोदावरी महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट को कंट्रोल करती हैं. टर्शरी कोल्स अकर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय. ठीक. असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. याद रखो कि कोला इज बल्की मटेरियल है विच लॉस करता है वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू एश. Hence, heavy industries and thermal power stations are
लोकेटेड ऑन और द नियर द कोल फील्ड्स। इसीलिए हर कोई चाहता है कि यहाँ पे कच्चा माल मिला है उसके आसपास में ही फैक्ट्री जनरेट की जाए। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम ऑन मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोयला के बाद यही है। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग के लिए, ल्यूब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट की नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अगर होता है इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद anticlines and fault traps in the rock formation of the tertiary age. In regions of folding anticlines or domes, it occurs where oil is trapped in the crest of the unfold. The oil-bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layers. Petroleum is also found in fault traps between porous and non-porous rocks. Gas, being lighter, usually occurs above the oil. Mumbai High, Gujarat, and Assam are major petroleum production areas in India. Major offshore fields of Western India. Ankleshwar, Doki, is the most important field of Gujarat में है. Assam is the oldest oil-producing state of India. Digboi, Naharkatia, and Moran region are the important oil fields in the state. पढ़ लेना तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार आप पढ़ लेना। नेचुरल गैस के बारे में यहाँ पे बात रखा है कि नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। सरफेस जब आता है क्रूड ऑयल तो उससे निकलती है हमारी नेचुरल गैस। It can be used as a domestic and industrial fuel, okay, and it is used as fuel in power sector to generate electricity बनाने के लिए यूज करते हैं, for heating purpose के लिए भी, and industries में as a raw material, chemical, petrochemical या फिर fertilizer industries में, as transport fuel, cooking fuel, with the expansion of gas infrastructure and local city gas distribution networks. Natural gas is also emerging as a preferred transport fuel. CNG इसको आप लोग जानते हो सस्ता मिलता है, and cooking fuel PNG at homes. India's major gas reserves are found in Mumbai High, Elite and allied fields along the west coast, which are supplemented by finds in the Cambay Basin. हमारा जो Cambay Basin है, along the east coast, new reserves of natural gas have been discovered in the Krishna Godavari Basin में मिले हैं. पहला जो था 17,000 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा बजईपुर जगदीशपुर cross country gas pipeline constructed by GAIL India linked Mumbai High and basin gas fields with various fertilizer, power and industrial complexes in western and northern India. This artery provide करती है impetus to Indian gas market development. Overall, India का gas infrastructure has expanded over 10 times from 1700 kilometer to this much kilometer pipeline and is expected to soon reach 34,000 km as gas grid by linking all gas sources and consuming markets across the country including नॉर्थ ईस्ट में। मतलब ये बता रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है हम उसमें पूरा पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि हर जगह से पाइप गैस इजीली जहाँ से निकल रही पूरी ऑल ओवर द कंट्री पहुँच जाए। ऐसे एक हमारी पाइपलाइन है वर्ल्ड की जो अभी जो भी ब्लास्ट हुई जिस पे अटैक हो गया, जो रशिया को कनेक्ट कर दी थी हमारे यूके कंट्रीज के, उसका नाम बताओ और वो ब्लास्ट किसने की और कहाँ पर है, किस कंट्री में है वो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हैज सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन टुडेज वर्ल्ड दैट इट्स perception consumption is considered as an index of development. Electricity is generated mainly in two ways में बनती है, by running water से which drives hydro turbines to generate hydroelectricity and by burning other fuels such as कोयला, petroleum and natural gas to drive turbines to produce thermal power. Once generated the electricity is exactly the same. इलेक्ट्रिसिटी कहीं से ही बने, इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज इट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज अ रिन्यूएबल सोर्स। फ्लोइंग वाटर हमारा क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है। इंडिया हैज अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखड़ा नांगल सतलज पे है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द कॉपी हाइडल प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक। जैसे कि ये डैम है, ये रिवर बह रही थी, पानी यहाँ तक भर गया, डैम बना दिया तो ठीक। अभी क्या होगा, हमने यहाँ पे टर्बाइन वगैरह लगा दिए, ठीक, नीचे इसके तलहटी में हम ऐसे पानी गिराते हैं, ठीक, तो ये पानी इस पे धार से गिरेगा तेजी से, तो ये टर्बाइन घूमेगी, टर्बाइन जब घूमेगी तो मोटर रोटेट करेगा, मोटर रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ये होता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक।
थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमने कोयला वगैरह भर दिया यहाँ पे, ये फैक्ट्री है बहुत बड़ी, इसमें पाइप्स वगैरह निकाल रखे होते हैं, ठीक है, हम इसको कोयले को जलाते हैं, इससे हीट निकलती है, हीट निकलती है, हीट ऊपर जाती है, हीट में प्रेशर होता है, आपको पता है, टर्बाइंस वगैरह लगा रखे होते हैं, ये टर्बाइन जाके, ये हीट जाके उन टर्बाइंस को घुमा देते हैं और निकल जाती है बाहर, ठीक। तो उससे क्या होता है, हमारा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। सो बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, द थर्मल पावर स्टेशन आर नॉन रिन्यूएबल हैं ये फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता ही है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं। सो द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोयला, तेल, गैस। Rising prices of oil and gas and their potential shortage have raised uncertainties about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussions हो सकते हैं on the growth of the national economy. Moreover, the increasing use of fossil fuels also cause करता है serious environmental problems को, hence there is a pressing need to be use renewable energy sources। उसके क्या हो सकते हैं, solar energy, wind, tide, biomass and energy from waste material। These are called non-conventional energy sources, तो कभी खत्म नहीं होते। इंडिया इज ब्लेस्ड विद एन अबंडेंस ऑफ सनलाइट, हमें बहुत ज्यादा मिलती है, वाटर भी है, विंड भी है, बायोमास है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी की। तो ये ऑप्टेन कहाँ की जाती है, वो अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की, व्हेन सच एन अल्टरेशन इज मेड, छोटे से आइटम से बहुत एनर्जी हमें मिल जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। यूरेनियम एंड थोरियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर अवेलेबल इन झारखंड में है एंड अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में है, आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला आर आल्सो रिच इन थोरियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनाजाइट जो सैंड्स है केरला में, केरला जैसे हमारा ये कंट्री इधर केरला है, तो जो समंदर है ना, इसमें कई बारी वो मिलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, रेडियो विकिरण मिलते हैं ना, रेडियो विकिरण, तो वो किसकी होती हैं, थोरियम की होती है। तो मोनाजाइट सैंड मिलती है ना उसमें, रेत वगैरह में, तो इसलिए। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की। इंडिया जो ट्रॉपिकल कंट्री हमें पता है, इट हैज़ इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करती है सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, जहां पर सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश हो रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, विच विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस ऑन लकड़ी वाले जो जल्लेल कोला है एंड डंग केक्स पे, ठीक, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture। ये बेसिक चीजें पढ़ लेना, आपको पता ही होगा। विंड, हवा वाली की बात करते हैं, हवा से कैसे पावर बना सकते हैं। सो इंडिया हैज ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ पावर, हमें पता है कि विंड पावर की हमारे पास अच्छी खासी पोटेंशियल है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, बना है नागरकोले टू मदुरई से बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दीज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, जो भी हमारे कोस्टल रीजन है आपको पता है। दिन में हवा किधर से किधर चलती है, दिन में हमारा लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, आपको पता है, सॉलिड चीज, और वाटर देर में गर्म होता है, तो धूप पर जल्दी गर्म होता है, यहाँ पे बनता है लो प्रेशर, और बाहर होता है हमारा हाई प्रेशर। तो हवा चलेगी हाई से लो, तो चलती है सी टू लैंड, ठीक है। तो दिन में चलती है हमारी सी ब्रिज और रात में चलती है हमारी लैंड ब्रिज, क्योंकि रात में उल्टा हो जाता है। So apart from these, Andhra, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Lakshadweep have important wind farms। ये सब है विंड, ओके। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज बायोगैस। Shrubs जो हमारी झाड़ियां हैं, फॉर्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज में होता है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड करता है गैस विच हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन। ड्यूरिंग केक एंड चारकोल, biogas plants are set up at municipal, cooperative and individual levels। The plants using जो cattle dung are known as gobar gas plants, आपको पता ही है, in rural India। These provide twin benefits to the farmer in the form of energy and improved quality of manure। ये देखो, इसमें सब भर देते हैं थोड़ा गोबर वगैरह, उससे क्या होता है, एनर्जी भी मिल जाती है, और दूसरी थिंग उससे हमें जो भी इंपॉर्टेंट मैन्योर है बायोगैस के वो मिल जाते हैं, तो हम खाद वगैरह में यूज कर सकते हैं। Biogas is by far the most efficient use of cattle dung. It improves the quality of manure and also prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel wood and cow dung cakes। अब बात करते हैं हमारी टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा वाली। So oceanic tides can be used to generate electricity। Floodgate dams are built across inlets
During high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. तो ये बता रहा है कि हमारा ये है, जब हाई टाइड आता है तो पानी अंदर भरता है, तो हम इसमें गेट पानी बंद कर सकते हैं। जब लो टाइड होगा पानी चला जाएगा, तो ये पानी हमारा स्टोर हो गया, फिर हम यहाँ पे लगा देंगे टर्बाइंस और इस पानी को भी छोड़ेंगे। ठीक, टर्बाइंस घूमेंगी, हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, ये बता रहा है। After the tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine. In India, the Gulf of Khambat and the Gulf of Kutch in Gujarat on the western coast and Gangetic Delta and Sundarban regions of West Bengal provide करता है ideal conditions for utilizing tidal energy. ये है गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर वाला और नीचे वाला है गल्फ ऑफ खम्बत। याद रखना, कच्छ और खम्बत, ऊपर है कच्छ, नीचे है खम्बत। जियो थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सो जियो थर्मल एनर्जी रेफर करती है टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द, जो हमारे पृथ्वी के अंदर की गर्मी है उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके बारे में बात करें। तो जियो थर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करती है बिकॉज द अर्थ ग्रुप्स प्रोग्रेसली ग्रो करती है प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, जितना आप डेप्थ जाओगे हॉट होती जाएगी। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज, जहाँ पे हाई है, हाई टेम्परेचर है और फाउंड एट शेलो डेप्थ में होता है। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब होता है हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ के सरफेस पर राइज होता है, इट टर्न्स इनटू स्ट्रीम। दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। सो देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स हैं in India which could be used to generate electricity. Two experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in Parvati Valley near very important, यहाँ से लेके यहाँ तक। पार्वती वैली हॉट स्प्रिंग कहाँ है, मणिकरण हिमाचल में है। एंड दूसरा हमारा पूगा वैली जो कि कहाँ है, लद्दाख। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, आई थिंक आने वाला ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पेपर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। Energy is a basic requirement for economic development. Every sector of the national and economic, agriculture, industry, transport, मतलब कोई भी सेक्टर में एनर्जी चाहिए। So the economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational। रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। As a result, consumption of all energy in all forms has been steadily rising all over the country. In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development, promotion of energy conservation, and increased use of renewable energy sources are the twin planks of sustainable energy. India currently क्या है, one of the least energy efficient country in the world. We have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. For example, as concerned citizens, we can do our bit by using public transport system instead of individual vehicles, switching off electricity when not in use, using power savings devices, and using non-conventional sources of energy. After all, energy saved and energy produced. So energy is something which is very important. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कर लेना, चैप्टर हमारा खत्म होता है। कौन सा फॉलोइंग मिनरल्स फॉर्म डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लीविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ, आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट ये बॉक्साइट वाला। ठीक, कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। Minerals are deposited and accumulated in the strats of which of the following? डिपोजिशन की जहां बात आती है वहां पे सेडिमेंट्री आ जाता है। ठीक है, which one of the following mineral is contained in the monazite sand? यूरेनियम, थोरियम, कोल या पेरोल। which one of the following mineral is contained, कौन सा कंटेंट था मोनाजाइट सैंड में? अभी पढ़ा था ना केरला वाला, थोरियम था उसमें, देखो दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज आल्सो रिच इन थोरियम। ठीक, बस क्वेश्चन यहीं से बनते मेरे भाई, और कहीं से नहीं बनते। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली भाई, हार्ड एंड टेल यू कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है। कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, या फिर मेरे को आप कमेंट करो। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। रिवीजन करते रहो यार।